राइट। अपन जो पढ़ रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। हम्म। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, एक्सेसिव रिसोर्सेज, मतलब हर राइट। रिसोर्स के पीछे भागते हैं। ये हम्म। यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। हम्म। तो वो मत कीजिए, मल्टीपल रिसोर्स रखिए, एक्सेसिव मत रखिए, दोनों में डिफरेंस है। टेल मी अबाउट थ्री बैड क्वालिटीज दैट योर फ्रेंड डोंट लाइक अबाउट यू। ओके। फिर उन्होंने पूछा, टेल मी थ्री बैड क्वालिटीज दैट योर मदर डोंट लाइक अबाउट यू। ओके। टेल मी थ्री बैड क्वालिटीज दैट यू योरसेल्फ डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ। ओके। तो मैं ऐसे थोड़ा ऐसे वहाँ पे स्ट्रेस में आ गया कि मैं हम्म। कितनी बैड क्वालिटीज बताऊं। हम्म। हमारे जीटीओ ने काफी मजे लिए थे हमारे खुद के। कैसे? लाइक हम पे पेनल्टी लगा रहे थे 5 सेकंड की। हम्म। हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे थे, हम्म। 5 4 3 2। तो तीन तीन चार चार बार लगा रहे थे उसी जगह, हम्म। और हमने स्लोगन काफी लंबा ले लिया था। तो वहां पे दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ओके। तो जोर जोर से चिल्ला लिए स्टार्टिंग में, तो जोश जोश में फिर पूरे थक गए थे। आपको फिगर से ही बता देता हूँ कि मेडिकल में कितना रिजेक्शन होता है। हम्म। आउट ऑफ 12 एक कैंडिडेट नवल एकेडमी का था, मतलब ओके। सर्विंग था वो, फिट आना चाहता था परमानेंट कमीशन। हम्म। एक वो फिट हुआ और एक मेरा दोस्त था चेस नंबर 10, वो फिट हुआ, और सबको अनफिट किया गया था। Hello friends, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav, and today we have a very special guest. Today we have Ajay Singh Rajput with us. He's All India Rank 1 in CDS AFA entry and All India Rank 13 when it comes to CDS IMA. We are going to discuss both the aspects, whether it's written examination, whether it's SSP, because if I talk about the written examination, where the cutoff is 150 marks, he has scored more than 190 marks. And when I talk about his SSB journey, it was his very first attempt. He not only got recommendation from 3FSP Varanasi, but he also got All India Rank 1 in the merit list. So without any further delay, let's call Ajay to our platform, Defense Roger. Ajay, thank you so much for accepting my invitation and I welcome you to the platform. थैंक यू मैम। अजय, आपकी हम सीडीएस की रिटन एग्जामिनेशन से लेके आपकी रिकमेंडेशन जर्नी को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मुझे जानना है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, क्योंकि वो फेज काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे को इतना पता है कि आपने 3 बार एफकेट क्लियर किया है, 3 बार आपने सीडीएस क्लियर किया है, बट सिंस इट वाज योर फर्स्ट एसएसबी, तो यहाँ तक के अंदर आपको काफी सारे चैलेंजेस आए हैं। तो प्लीज शेयर योर जर्नी की अब तक की जर्नी कैसी रही है और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय सिंह राजपूत है और मैं राजस्थान से हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट सदारसर सिटी से। हम्म। मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 12th से, हम्म। क्योंकि तभी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को डिफेंस ज्वाइन करने की, जो कि एनडीए है। राइट। तो मेरा बस यही था कि मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से मोटिवेशन था। राजस्थान में कंपटीशन सा रहता है डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, कि ओके। बहुत से आपको मिलेंगे सोल्जर एंट्री में, ऑफिसर एंट्री में। जनरली हम्म। चूरू, झुंझुनू और सीकर में तो आपको काफी ऑफिसर्स मिलेंगे। हम्म। तो जैसे कि फाइटर जेट मेरे घर के ऊपर से जाता था, तो मेरे को हम्म। ऐसा लगता था यार ज्वाइन करना है, फाइटर उड़ाना है। ये कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है, ये तो उड़ाना ही उड़ाना है लाइफ में। हम्म। तो और दूसरा, मैं इनका डिसिप्लिन देखता था, जैसे वीडियो देखता था टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया पे। इनका हम्म। जो डिसिप्लिन होता था, इनके जो एटिकेट्स होते थे। एक हम्म। बार मैं एयरबेस भी गया था सिरसा की, तो वहां पे ओके। भी मैंने देखा कि लाइफ अलग ही होती है इन लोगों की। तो हम्म। वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा कि अब तो डिफेंस में जाना है, लाइफ जीनी है तो ये जीनी है। तो मेरी हम्म। इनिशियल जर्नी एनडीए से स्टार्ट हुई। हम्म। तभी मेरे को सिर्फ रिटर्न का पता था, एसएसबी का इतना नॉलेज नहीं था। हम्म। मेरे को लगता था नॉर्मल इंटरव्यू होता होगा, इंटरव्यू हम्म। देंगे और निकल जाएंगे। ओके। पहला रिटर्न दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। हम्म। सेकंड मैंने रिटर्न दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। बट हम्म। ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस मैं एसएसबी अपियर नहीं कर पाया। ओके। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं सीडीएस एफकेट जाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम्म। ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने एक दूसरा तरीका सोचा कि अपन काम करते हैं, एयरफोर्स एक्सवाई से टेक्निकल एंट्री में जाते हैं, हम्म। और फिर एसएससी एग्जाम देके सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट एनडीए एंट्री हो जाती है वो। हम्म। तो मैंने सोचा वो करते हैं, और एसएससी एंट्री से अपन परमानेंट कमीशन ज्वाइन करते हैं आर्मी के अंदर। हम्म। तो फिर मैंने एक्स वाई निकाला, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 27 था। हम्म। पर वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं सोचा कि छोड़ो, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, 1.5 साल ट्रेनिंग में लग जाएगा, फिर राइट। ग्रेजुएशन भी रह जाएगा, हम्म। एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, एफकेट की एज निकल जाएगी। हम्म। तो मैंने सोचा मेरे में पोटेंशियल है, मैं इसमें 27 ला रहा हूँ, तो उसमें एटलीस्ट क्लियर तो कर ही पाऊंगा, इसमें 27 आ रहा है तो। बिल्कुल। तो फिर मैंने सीडीएस एफकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की अपने सेकेंड ईयर से। हम्म। सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि पहले से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते हैं। हम्म। तो इस तरीके से मेरे 3 सीडीएस रिटर्न क्लियर हुए और 3 एफकेट क्लियर हुए हैं अभी तक। और ओके। जो फर्स्ट सीडीएस और एफकेट क्लियर हुआ था, हम्म। इसी के साथ मेरा एक और एग्जाम क्लियर हुआ है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। ऑल तो राइट। फर्स्ट जो मेरा एसएसबी था वो इसी का था, असिस्टेंट कमांडेंट का, हम्म। नोएडा में। हम्म। पर उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी और मैं चला गया था। हम्म। और मेरा स्क्रीन इन हो गया था, पर मेरे को हम्म। बाद में डॉक्यूमेंट आउट कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जो जरूरी होता है अगर बिल्कुल। आप अपियरिंग हो ग्रेजुएशन में। तो वो हम्म। मस्ट है, अगर आपको
विद ग्रेजुएशन अगर कोई एंट्री देनी है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फाइनल ईयर में हो। तो वो मेरे पास नहीं था, तो आउट हो गया। फिर मेरा जो सीडीएस और एफकेट का एसएसबी डेट था, वो लास्ट एसएसबी डेट था। मतलब आप एफकेट में एसएसबी डेट चेंज करवा सकते हो, अगर कोई कोलाइड हो रही है या कुछ हो रही है तो Right. रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हो। हम्म पर मेरा सीन ऐसा था कि मेरा एसएसबी लास्ट ही डेट था, मतलब वो एसएसबी लास्ट था, उसके बाद कोई एसएसबी नहीं था। और उसी टाइम मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम थे, तो सारे कोलाइड करने लगे, तो मैं एसएसबी दे ही नहीं पाया। फिर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो सीडीएस 1 2023 वाला मैंने दिया। इसमें मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, एसएसबी भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। और इसी में मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाई है। इसी के साथ मैंने बैकअप प्लान रखा कि आगे के ऐसे वो रिटर्न भी दे देते हैं। तो मैंने सेकंड वाला सीडीएस, ये वाला सीडीएस भी दिया, एफकेट दिया, ये भी मेरा क्लियर है। ऑल राइट अजय से बहुत सारी अचीवमेंट्स सुनने को मिल रही है। एंड अभी मैं रिटर्न के बारे में बात करना पसंद करूंगी कि रिटर्न का जब एग्जाम आता है ना अजय, तो इनिशियली समझ नहीं आता कि इनिशियली अप्रोच क्या होनी चाहिए, शुरू करे तो करे कहाँ से। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। एंड कौन से ऑनलाइन वेबसाइट या यूट्यूब चैनल है जहां से आपने फ्रीली चीजों को एक्सेस किया है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज शेयर कि आपने रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करी एंड आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करूँ तो हर किसी की अपनी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। और आपने मुझे कहा था कि यू बिलीव इन स्मार्ट स्टडी प्लान। तो सब्जेक्ट वाइज आप बताना कि आपका स्कोर कितना था और आपने किस तरह से एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करी, प्लीज। अगर मैं पहले सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताता हूँ ताकि और अच्छा क्लियरली फिगर आउट कर सके। तो राइट। ये जो फर्स्ट सीडीएस था उसमें मेरा ओवरऑल स्कोर था, वो था 150 152, क्योंकि उसका वो मार्कशीट रिलीज हो गया था। ये जो सीडीएस दिया था इसमें मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने आंसर की चेक किया है, 180 से 190 के अराउंड मेरा स्कोर आ रहा है। और मेरा जो मैथ्स में स्कोर था वो आ रहा था 70 के अराउंड। मेरा जो इंग्लिश में स्कोर था वो आ रहा था 70 से 80 के बीच में। और मेरा जो जीके का स्कोर था वो 50 आ रहा था, 50 51 आ रहा था। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में, ओके। तो सबसे पहले मेरी अप्रोच यही रही कि अपने को देखना है कि यूपीएससी पूछ क्यों रहा है, पूछ क्या रहा है रिसेंट के एग्जाम्स में। यूपीएससी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि उसका सिलेबस बहुत लेंथी है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बिल्कुल। आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, बिना स्ट्रेटेजी आप घुस गए मैदान में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और यही बहुत से एस्पिरेंट करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की पर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो यही गलती करते हैं। राइट। जैसे मैं पर्टिकुलरली जीके की बात करूं, जीके में सबको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जीके में लाइक 120 क्वेश्चन है। उनमें से बच्चे क्या करते हैं, सारी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जीके भी, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस भी पढ़ते हैं। पर मेरा ये स्ट्रेटेजी नहीं था। पहले मैंने क्या किया कि सारे पेपर्स उठाए पीवाईक्यू 3 4 साल के, और उसमें नोट किया कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चीज तो मैंने यूट्यूब से चेक की कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट से। फिर मैंने एनालाइज किया पीवाईक्यू की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे साइंस में पूछ रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर्स में पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी में क्या पूछ रहा है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो सब मैंने नोट किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपन हिस्ट्री थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, आपको एंशियंट भी पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है, मिडाइवल भी पढ़ना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि हिस्ट्री तो अपन नहीं करेंगे, हिस्ट्री के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं तो इनको लीव करते हैं। ये रफली 10 to 15 मार्क्स होंगे, तो इनको लीव करते हैं। ऐसा ही इकोनॉमिक्स का सीन था, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 5 से 6 नंबर के आते हैं, तो उसको भी मैंने लीव कर दिया कि ये नहीं पढ़ते हैं, इनको पढ़ा तो टाइम बहुत चला जाएगा। मेरे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट थे उन पे मैंने फोकस किया। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने देखा साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 25 से 30 रिसेंट एग्जाम्स में। और मैंने सोचा कि सिर्फ दो ही बुक्स पढ़नी पड़ रही है अपने को, 9th और 10th की एनसीईआरटी। जबकि आप, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 से लेकर 12 तक, तभी जाके आपको थोरो नॉलेज होगा उसका। और साइंस में सिर्फ आपको दो ही बुक पढ़नी पड़ रही है, वो भी छोटी छोटी, 9th और 10th एनसीईआरटी, उसी से वो क्वेश्चन पूछता है कहीं ना कहीं से। तो मैंने सोचा कि यही पढ़ते हैं। और उसमें मेरे 25 क्वेश्चन हो रहे थे, मैंने पीवाईक्यू लगाई, उसमें भी मेरे अच्छे से स्कोर हो रहे थे। फिर मैंने करंट अफेयर्स की तरफ देखा, रिसेंट में काफी करंट अफेयर्स पूछ रहा है 20 से 25। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अपन यूट्यूब से पढ़ेंगे। यूट्यूब से मैंने एक चैनल है सीडीएस जर्नी, उसको फॉलो किया, मैराथन में भी हूँ, मैंने उसको फॉलो किया। हाँ, तो मैंने करंट अफेयर्स वहां से पढ़ा। बहुत से बच्चे करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि मैगजीन्स उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। अच्छी चीज है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो,
पर राइट। दिक्कत ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे, तभी आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे। राइट। तो इससे बेटर है ना कि आप कोई चैनल फॉलो कर लो। एक मंथ का पूरा करंट अफेयर्स आपका 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, और आप एक दिन में 3 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर लगा रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बिल्कुल। आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा। तो हम्म। मैंने वही किया। तो मेरे करंट अफेयर्स में 25 में से 15 से 16 क्वेश्चन हो जा रहे थे। राइट। फिर मैंने सोचा कि कुछ जीएस की बुक भी उठाते हैं, तो मैंने पॉलिटी का सोचा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग बुक है। इसके लिए सब स्टैंडर्ड बुक ही यूज करते हैं, लक्ष्मीकांत, क्योंकि वो पढ़ने में काफी इजी है, उसकी लैंग्वेज भी काफी इजी है, आप इजीली पढ़ सकते हो। तो राइट। मैंने वो बुक फॉलो की, उसको 3 से 4 बार पढ़ लिया था मैंने, क्योंकि उस बुक से कभी बोर नहीं होते, आपको खुद के राइट्स के बारे में पता चलता है। राइट। बोरिंग बुक नहीं है, जैसे हिस्ट्री की बुक्स हो गई, आपको ईयर याद करना पड़ता है, उस टाइम वो मरा था, इस टाइम ये मरा था। तो इसलिए मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत फॉलो किया था। ओके। ज्योग्राफी का मैं थोड़ा मानता हूँ कि इम्पोर्टेंस है, इजी सब्जेक्ट है, उतना टफ नहीं है, तो मैं मानता हूँ ज्योग्राफी आपको करना चाहिए। राइट। ज्योग्राफी के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। पर इसके लिए मैं दो ही एनसीईआरटी बोलूंगा जो आप पढ़ लीजिए। एक तो 11th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th का मत छोड़िए, 11th का तो करना ही करना है। दूसरा आपकी चॉइस है, मैंने नहीं किया था, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 12th का एनसीईआरटी भी कीजिए, क्योंकि रिसेंट पैटर्न जो मैंने देखा है सीडीएस का, उसमें 12th से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। वो यूपीएससी थोड़ा ओरिएंटेशन उसकी तरफ डाल रहा है, उस पे थोड़ा जा रहा है कि 12th से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, 11th से कम पूछे जाए। तो आप 12th का भी पढ़िए। और मैथ्स के लिए मैंने एक टीचर को फॉलो किया था, नीरज कुकरेजा। इससे पहले ओके। भी मेरा मैथ्स सही था। स्टार्टिंग में मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था, मेरा 50 से 60 स्कोर आ रहा था, पर मैंने सोचा कि थोड़े 15-20 नंबर और बढ़ाते हैं, थोड़ा बेसिक्स और क्लियर करते हैं। तो मैंने नीरज कुकरेजा नाम से सर है, उनको फॉलो किया। यूट्यूब और पे चैनल उससे है? मेरे 15 से 20, हाँ यूट्यूब पे उनका चैनल है, हम्म। उससे मेरे 15 से 20 नंबर और बढ़ गए। ठीक मैथ्स है। में बस पीवाईक्यू लगाइए, या हम्म। फिर आर एस अग्रवाल की खुद की मैथ्स की बुक आती है सिर्फ सीडीएस के लिए। उनकी हम्म। दो बुक आती है, हम्म। एक क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, कभी वो मत फॉलो करना, हम्म। डिफेंस के लिए काफी बड़ी बुक है, ओके। उसको कभी हाथ मत लगाना। सीडीएस की खुद की एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, वो फॉलो कीजिए, काफी अच्छी बुक है। इंग्लिश ठीक के है। लिए आप पीवाईक्यू पे रहिए बस, हम्म। और कहीं से कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम्म। मैं बताऊं तो इंग्लिश काफी, उसमें भी स्मार्ट स्टडी कीजिए। हम्म। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको बस बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी चीज है, अपन बहुत अर्ली फेज से पढ़ रहे हैं क्लासेस में, हम्म। काफी साल हो गए अपने को पढ़ते हुए। तो हम्म। ये तो इजी से क्वेश्चन है, अपन कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो। हम्म। पीक्यूआरएस आते हैं। हम्म। पीक्यूआरएस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल अच्छी रखिए। कोई बिल्कुल। नोवेल पढ़िए, हम्म। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चीज पढ़िए, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, हम्म। मैगजीन में इंटरेस्ट है तो मैगजीन पढ़िए। इससे हम्म। क्या होगी, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, और राइट। आपके पीक्यूआरएस भी अच्छे से हो जाएंगे। हम्म। कॉम्प्रहेंशन आते हैं पूरे रीडिंग स्किल पे, 4 कॉम्प्रहेंशन 20 नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो वो भी रीडिंग स्किल पे, आपकी जितनी अच्छी रीडिंग स्किल होगी उतना बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। और भी काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक आता है S1 S6 सीरीज। मैंने हम्म। बहुत से एस्पिरेंट्स को देखा है, वो डायरेक्ट उस पे जंप करते हैं जब भी हम्म। कोई टीचर की क्लास होती है या कुछ होती है, कि सर हम्म। इसको अप्रोच कैसे करें, ये हमेशा गलत हो जा रहा है। हम्म। मैं मानता हूँ कि जो चीज आपको नहीं आ रही है, 10 क्वेश्चन आते हैं उनके, राइट। नहीं आ रही है, एक बार लीव कर दो, जो आ रहा है वो कर लीजिए पहले। जैसे बिल्कुल। पीक्यूआरएस के 10 हो गए, 20 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन हो गए, 10 क्वेश्चन अपने हम्म। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो गए, टेन हम्म। क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट कहते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन राइट। आते हैं। तो हम्म। लगभग 50 क्वेश्चन तो यही हो गए। हम्म। ऐसे 10 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं। हम्म। 10 क्वेश्चन आपके एरर्स के आते हैं, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो एरर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 70-80 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे हैं। हम्म। तो S1 S6 इज ऑल्सो अबाउट रीडिंग, वो हम्म। लास्ट में कीजिए, पहले इन पे कमांड बनाइए कि आपकी कमांड अच्छी हो जाए। बिल्कुल। दूसरा पार्ट आता है एक इंग्लिश में, वो आता है इसका वोकेब का, जिसमें आपके हम्म। इडियम्स आते हैं, हम्म। सिनोनिम और एंटोनिम्स आते हैं। इसमें भी राइट। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे डील करें। बिल्कुल। तो मैं खुद मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने हम्म। आज तक कहीं से ना तो इडियम्स पढ़े हैं, ना कोई सिनोनिम्स पढ़े हैं, ना एंटोनिम्स की कोई क्लास देखी है। क्योंकि ठीक। मैं ये मानता हूँ कि इनका कोई एंड नहीं है, आप पढ़ते जाओ पढ़ते एग्जैक्टली। जाओ पढ़ते जाओ, कोई एंड नहीं है। बिल्कुल। ये भी थोड़े रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। हम्म। यूपीएससी एक थोड़ा दिमाग से खेलता है, वो क्या करता है, आपको सिनोनिम या एंटोनिम देता है, हम्म। तो 4 ऑप्शन ऐसे देगा कि एक ऑप्शन ही मैच करेगा। बाकी बिल्कुल। अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो हम्म। एक ऑप्शन ही मैच करेगा, बाकी 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो राइट। आपकी सोल्विंग स्ट्रेटेजी भी चेंज कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग ही पता होना चाहिए।
एलिमिनेशन भी एक मेथड है जिससे आप एंटोनिम सिनोनिम काफी कर सकते हैं। मैं सारों का नहीं बोलूंगा, सारे नहीं होते हैं, पर काफी कर सकते हैं। तो बस मैक्सिमम एब्जॉर्ब कीजिए, सारा करने की जरूरत नहीं है। बस 70 टारगेट रखिए, एटलीस्ट 70 स्कोर करें। ओके। अच्छा, आपने पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया। मैं बहुत सारी चीजें पूछती आपने, पर आपने लगभग सब चीजें कवर कर दी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो जर्नली कैंडिडेट करता है, बिकॉज जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम दूसरों को भी ऑब्जर्व करते हैं। मे बी वाइल परफॉर्मिंग द एग्जाम की किसी सब्जेक्ट को पहले करना, किसी चीज को बाद में करना, या प्रिपरेशन के टाइम पे भी। सो एनी सजेशन एंड एनीथिंग यू वांट टू हाईलाइट जो कि कॉमन मिस्टेक है जो एस्पिरेंट कर रहे हैं? एक तो एस्पिरेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, राइट। अपन जो पढ़ रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, एक्सेसिव रिसोर्सेज, मतलब हर राइट। रिसोर्स के पीछे भागते हैं। ये यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो वो मत कीजिए। मल्टीपल रिसोर्स रखिए, एक्सेसिव मत रखिए। दोनों में डिफरेंस है। मल्टीपल का मतलब हो गया कि आपने मैथ्स यहाँ से पढ़ ली, पॉलिटी वहां से पढ़ ली, इंग्लिश यहाँ से कर ली, प्रैक्टिस यहाँ से कर ली, वो कीजिए। पर एक्सेसिव मत रखिए कि मैथ्स यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया। राइट। उससे क्या होगी कि दिक्कत ही होगी, आपका माइंड कंफ्यूज होगा, आपका एक तरफ आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, एक डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। आप कभी देखेंगे उन्होंने ये अलग पढ़ा दिया, ये पढ़ते हैं, उन्होंने ये अलग पढ़ा दिया। इवन मैंने ये फेस किया है, तब मैं बता रहा हूँ कि अपने को ऐसे लगता है कि इन्होंने ये कम पढ़ा दिया, उन्होंने वो ये ज्यादा पढ़ा दिया। तो अपन राइट। जो पढ़ाते हैं वही नहीं लर्न कर पाते हैं, और उसी चक्कर में अपन हार मान जाते हैं। और भी एस्पिरेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, स्ट्रेटेजी में मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैथ्स का बताऊं मैं, पर्टिकुलरली मैथ्स में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं हो रहा है। वो क्या करते हैं कि जैसे मैं दो टॉपिक को लेके चलता हूँ। एक मैथ्स में पार्ट होता है अर्थमेटिक, उसमें लगभग 10 से 12 चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में 30, 25 से 35। तो एवरेज मान के चले तो 30 आते हैं। और कुछ पार्ट है, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लूँ, 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। एक सिर्फ इसमें 3-4 चैप्टर ही है। और एक आता है आपका 2D, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसमें आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 5 चैप्टर से आ रहे हैं, और उधर 12 चैप्टर से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ कवर करना है, सब कुछ एकदम स्टार्ट से करना है, ऐसा नहीं है कि बीच से करेगा। तो वो मत कीजिए। पहले जो ज्यादा जिसका वेटेज है, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूँ, 2D का बता रहा हूँ, हो सकता है वो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हो, तो उनको पहले कीजिए ना, क्योंकि वो इजी आ रहे हैं टॉपिक, उनके क्वेश्चन देखिए। तो वो पहले कीजिए, घबराइए मत, ये इस पार्ट पे बाद में आइए, अर्थमेटिक। जैसे मैं मेरा फर्स्ट सीडीएस दिया था, मेरा यही स्टाइल था कि जो ज्यादा वेटेज रख रहा है मैं उस पार्ट को पहले करूंगा, जो कम वेटेज रख रहा है उसको कम करूंगा। तो मैंने अर्थमेटिक किया ही नहीं था। ओके। सेकंड वाला सीडीएस में मैंने अर्थमेटिक इसलिए किया था क्योंकि मेरे को वो पार्ट पहले से आता था, जो मैं कर चुका था। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि स्कोर थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इसलिए मैंने अर्थमेटिक किया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें भी इजी आते हैं। तो ओके। एक स्ट्रेटेजी से चलिए कि कौन सा पार्ट कवर करना है पहले, कौन सा पार्ट बाद में कवर करना है। बिल्कुल। वेटेज देखिए, अपने टीचर की सुनिए, तो उसके बाद में आगे बढ़िए। सेम ही पार्ट जीके में है, जैसे मैंने बताया, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, ना भी हो तो भी 9th 10th के तो सबने ही पढ़ी है। बिल्कुल। तो पहले साइंस कीजिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी टू हम्म, अंडरस्टैंड है। हम्म, तो वो पहले कीजिए, और बाकी के जो सब्जेक्ट है वो बाद में कीजिए। हम्म, करंट अफेयर्स कीजिए, बस 3 से 4 घंटे की क्लास ही तो देखनी है एक महीने की। बिल्कुल। 4 4 × 6 महीने कर दे, 24। 24 आवर्स। तो राइट। एक दिन लगभग लग रहा है पूरा टोटल। तो 6 महीने में 24 आवर्स तो आप पढ़ ही सकते हो। सिर्फ बिल्कुल। आपके 25 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो इट्स बेटर देन हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, फिर फिर आपको वो भी मॉडर्न करना पड़ेगा, हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। राइट। इसमें आपके कई महीने चले जाएंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये बाद में कीजिए। अगर आपके पास काफी टाइम है तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी का हो सकता है हिस्ट्री स्ट्रांग हो, मैं ये बिल्कुल। नहीं कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री कीजिए मत। जिसका स्ट्रांग है वो कीजिए, जो आपका स्ट्रांग पार्ट है वो पहले कीजिए। राइट। अजय, नाउ कमिंग टू एसएसबी पार्ट। एसएसबी का जो प्री फेज होता है जहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अब एसएसबी को लेके जोश तो आ जाता है कि रिटन क्लियर हो गया, अब एसएसबी में जाएंगे। एंड हर कोई मानता है कि फर्स्ट चांस इज द गोल्डन चांस, राइट? सो आपका प्री एसएसबी फेज कैसा था, एंड आपने प्रिपरेशन कैसा किया एसएसबी के लिए? जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कोस्ट गार्ड का था। हम्म। एक्चुअली मैं पहले जो इनिशियल में था, एनडीए के टाइम में मेरे को एसएसबी का कुछ पता नहीं था, हम्म। मैं ऐसे ही जाने वाला था।
कि चलो एसएसबी देंगे, पता चल जाएगा, होगा तो क्लियर हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। फिर राइट। मैं ग्रेजुएशन फेज में है, तब वीडियोस वगैरह देखी मैंने यूट्यूब पे, काफी मतलब वीडियो आने लगे थे फिर यूट्यूब पे। राइट। रिसेंट 5-6 ईयर में ये काफी इवोल्यूशन हुआ है इस चीज में, कि आपको इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, लोगों के व्यूज देखने को मिलते हैं, एसएसआर भी कनेक्ट करते हैं यूट्यूब से। तो बिल्कुल। तब मेरे को पता चला कि रियल में एसएसबी में चेक क्या करते हैं, क्या होता है। तो फिर मैंने एक बुक भी खरीदी थी, एनके नटराजन सर की, जो राइट। उनकी खुद की एसएसबी की बुक आती है। उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ा कि आपकी 15 OLQ चेक की जाती है। तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि आपसे वो चाहते क्या है, क्या चेक करना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल। आपसे 15 OLQ चेक करना चाहते हैं। जनरली OLQ सबके अंदर होती है, मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट सबके अंदर होती है। दिक्कत होती है कि उनको आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, और बिल्कुल। वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप उनको कैसे साइक में दिखाओगे, जीटीओ में, इंटरव्यू में। तो इनिशियल में मैं ज्यादा स्क्रीनिंग पे फोकस करता था, क्योंकि फर्स्ट स्टेज वही होता है, वहां से बाहर हो जाते हैं तो ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल। तो मैंने स्क्रीनिंग के लिए पीपीडीटी स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। एक और टीचर थे कमांडर कश्यप, वो एक्स जीटीओ थे, मैं उनको भी फॉलो करता था, ओके। बायजूस पे थे। और उनसे मैं कभी कभी पर्सनली कांटेक्ट भी करता था। तो पीपीडीटी ठीक है। स्टोरी मैंने लिखना स्टार्ट किया खुद से। मैं उनको चेक भी करवाता था कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो मेरा पीपीडीटी स्टोरी विद इन 1 मंथ मेरे को समझ आ गया था कि लिखना कैसे है। ठीक है। 3 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे लिखना होता है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट विल बी द आउटकम। राइट। इसको एस्पिरेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं। इवन इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बोली जाती है तो इग्नोर कर देते हैं। रिपीटर्स की बात नहीं कर रहा, फ्रेशर और जो स्क्रीन आउट होते हैं ये इसको इग्नोर ही करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी एस्पेक्ट पे आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने एक चीज स्टार्ट की थी, मैं एक स्टोरी पे एक पिक्चर में 2 से 3 स्टोरी लिखता था, जिससे कि ओके। मेरे को प्री कंसेप्शन कभी ना बने, कि आगे मेरे को वही पिक्चर दिख जाए तो मैं प्री कंसेप्शन से वही स्टोरी लिख दूं। तो राइट। इसलिए मैं 2 से 3 स्टोरी लिखता था और एक्शन ऐड करने की कोशिश करता था। इस तरीके से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, और मैंने पहला एसएसबी दिया था वो कोस्ट गार्ड का था, असिस्टेंट कमांडर, जिसमें मैं स्क्रीन इन हो गया था, पर फिर ओके। मेरे को डॉक्यूमेंट आउट कर दिया था। राइट। और इसी तरीके से मेरा इसमें हुआ था। सो इफ आई टॉक अबाउट, डिड यू टेक एनी कोचिंग फ्रॉम सम प्लेस, या आपने खुद से प्रिपरेशन करी थी, और करा है कहीं से तो प्लीज अजय share your true opinions, because people are watching you, people are listening you. So whatever you have gone through, whatever you feel, जहां से भी आपने किया है, तो उसके बारे में बताना ट्रू ओपिनियन के साथ प्लीज। अगर मैं कोचिंग की बात बताऊं, तो मैं मानता हूं कि कोचिंग में जाने से पहले आप थोड़ा खुद को देख लीजिए कि एसएसबी के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, कि बिल्कुल। 5 डेज में क्या प्रोसीजर होता है, क्या आपसे वो चेक करना चाहते हैं, कैसा थोड़ा स्टोरी लिखना जानते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है डायरेक्ट कोचिंग चले जाए, वो कभी मत कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, असेसमेंट होता है आपका, और आपको कुछ पता ही नहीं है तो असेसमेंट किस चीज का होगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट। पहले थोड़ा बहुत देख लीजिए कि कैसा क्या होता है, क्या होता है। वही चीज मैंने किया। मैंने खुद का एक साइक भी लिखा था। मैंने आपका ज्वाइन किया था ओके। लास्ट दिसंबर में। उससे पहले मैंने खुद से अपना एक साइक लिखा था, मेरी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। वो मेरा फर्स्ट साइक था। उसमें ठीक है। मेरे वेट हुए थे 30, और एसआरटी हुए थे 37, और टेट लगभग हो गई थी, पर मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में मैंने एक थोड़ा और प्रैक्टिस किया और मैं आफ्पा गया। ओके। आफ्पा में मेरा बहुत सही गया था, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं बोलूंगा अगर आपको एसएसबी की कोचिंग एकदम ध्यान से, एकदम सही तरीके से करनी है, तो आप आफ्पा चले जाइए। क्योंकि ओके। आफ्पा में ऐसा नहीं है कि आपको चीजें सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको वेट सिखा दिए, एसआरटी सिखा दिए। वो बिल्कुल। आपको डायरेक्शन देंगे बस, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। वो चलना आपको खुद को ही है, बस डायरेक्शन देंगे। वरना कुछ और भी कोचिंग है, मैंने नाम सुना है, वो क्या करते हैं कि आपको सिखा देते हैं कि ये पर्टिकुलर वेट आएंगे, इनको याद कर लीजिए, इनके सेंटेंस याद कर लीजिए। एसटी भी वो आपको लिखवा देते हैं, फ्लैश ओके। स्टोरी भी वो आपको लिखवा देते हैं। तो वो मत कीजिए। ओके। मुझे नहीं आपका में पता था ये चीज अजय, मेरे को अलग मिली थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि आपको पहले ही बता दिया कि आपको यही लिखना है। ऐसे तो हाँ फिर इवन मेरे परसेप्शन। प्लीज। हाँ इवन मेरे पड़ोस में एक लड़का है, हम्म। उसने भी वो भी एक कोचिंग गया था हम्म। चंडीगढ़ में। मैं ओके। कोचिंग का नाम भूल गया हूँ। हम्म। पर वो बता रहा था कि मेरे को बता दिया गया था कि उनका इवन मॉक इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, और उनको हम्म। बता दिया था कि मॉक इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो इसका कोई सेंस नहीं है। इंटरव्यू इज अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर राइट। पीआईक्यू। हम्म। तो ऐसा इसलिए मैं आपका गया था। आपका का मैंने काफी रिव्यू लिया था पहले। हम्म। मैंने यूट्यूब पे भी उनके सेशन देखे।
मेरा एक दोस्त भी गया था, वो भी रिकमेंड हो गया एनडीए में, ओके। उससे भी मैंने पूछा था। उसके बाद मैं आफ्का गया था। आफ्का का हम्म। मेरा बहुत पहले से प्लान था, इवन मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में प्लान कर लिया था कि जब भी रिटर्न क्लियर होगा तो आफ्का ही जाएंगे। तो मैं ओके। आफ्का गया था, वहाँ पे काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। हम्म। 12 से 14 एसेसर्स है, हम्म। काफी इंटरेक्टिव है, काफी मतलब पोलाइट है, काफी आपके हम्म। साथ कोऑपरेट करते हैं। हम्म। आपको वहाँ पे 200 कैंडिडेट से, उन सब हम्म। में मैं एक कैंडिडेट था जिसको मेरे को तीनों में क्लियरेबल मिला था। मेरे को साइक में भी वहाँ क्लियरेबल मिला था, हम्म। जीटीओ में भी और इंटरव्यू में भी। हम्म। तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा था वहाँ पे। हम्म। इवन वहाँ पे एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, वो भी उन्होंने भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था स्पेशली कि तुम्हारा ओके। सही जा रहा है, तुम ऐसे ही करो। और मेरे को काफी अच्छे फ्रेंड्स भी मिले थे। जनरली हम्म। एक इश्यू होता है जो मेरे को बहुत पॉजिटिव मिली कोचिंग के बारे में। हम्म। अपन जैसे प्रिपेयर करते हैं एसएसबी के लिए, तो राइट। लाइक पीपीटीटी डिस्कशन हो गया, हम्म। जीडी हो गया, हम्म। तो अपन लोकल एनवायरनमेंट में किसी को कोई मिलता नहीं है ऐसा कि जिसके साथ अपन डिस्कशन कर सके, सेशन कर सके। बट जब बिल्कुल। मैं आफ्का गया तो मेरे काफी दोस्त बन गए, हम्म। और उनके साथ मैं ऑनलाइन लाइक जूम मीटिंग पे या फिर उस पे अपने गूगल मीट पे उनके साथ राइट। मैं डिस्कशन करता था। जो हम्म। मेरे को एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर लगा कि आपका और नॉलेज बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। मैंने एक एसएसआर के साथ भी इंटरव्यू किया है, कर्नल प्रशांत कामत। देन लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, तो मुझे समझ में आ रहा था दे कैन रिलेट, सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वेंट देयर। अभी आपके एसएसबी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एसएसबी, बीइंग अ फ्रेशर, हाउ वाज योर स्क्रीनिंग प्रोसेस? एक्चुअली स्क्रीनिंग के लिए तो मैं पहले दे चुका था, तो मेरे को हम्म। स्क्रीनिंग का थोड़ा आइडिया था। हम्म। तो मेरा स्क्रीनिंग ये सेकंड था। हम्म। तो स्क्रीनिंग में गया तो थोड़ा इश्यू ये था कि जैसे सितंबर में था, 4 सितंबर मेरा एसएसबी था। ओके। और ये मेरा एसएसबी था गांधीनगर गुजरात में। हम्म। और 3 सितंबर को मेरा एग्जाम था सीडीएस का, ये जो राइट। अभी जो सीडीएस हुआ, सीडीएस 2023। राइट। ये था मेरा राजस्थान में, जयपुर में। तो मतलब हम्म। टू डिफरेंट स्टेट थे। पहले हम्म। दिन मेरे को रिटर्न देना था 5 बजे तक, और हम्म। दूसरे दिन मेरे को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना था एसएसबी स्क्रीनिंग के लिए। हम्म। तो मैंने घर पे डिस्कस किया, घर वाले कह रहे थे कि ये छोड़ दे रिटर्न और डायरेक्ट वहां चला जा, अब हम्म। तो तू सोएगा। क्योंकि एएफएसबी में एक दिक्कत होता है कि आपका साइक टेस्ट फर्स्ट डे ही होता है, और आपको राइट। प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल। साइक काम नहीं करेगा, फिर आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जैसा बिल्कुल। प्रिपेयर किया वैसा नहीं कर पाओगे। हम्म। तो मैंने डिसाइड लिया, मैंने कहा रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम्म। मैं ये चांस भी ड्रॉप नहीं कर सकता। तो मैंने प्लान किया कि मैं रिटर्न दूंगा पहले, अच्छे से नींद ले लूंगा पहली रात को ही। हम्म। रिटर्न देके फिर मैं रात को फ्लाइट पकड़ूंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, थोड़ा खर्चा लगेगा, हम्म। और फिर सुबह पहुंच जाऊंगा वहां पे, और वहां पे रेस्ट करके फिर दूंगा। ठीक तो है। मैंने रिटर्न दिया सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शाम को। हम्म। फिर मैंने रात को फ्लाइट पकड़ी और वहां मैं पहुंचा। मेरा प्लेन, मैं सोच रहा था मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, हम्म। पर वो फ्लाइट डिले हो गई थी, तो इसके कारण मैं वहां पे पहुंचा 1-2 बजे के अराउंड। ओके। और वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे जो कि हम्म। उसी एसएसबी में अपेयर करने वाले थे। इवन ओके। ऐसा सीन था कि उसी फ्लाइट के अंदर 6 से 7 कैंडिडेट्स थे जो एसएसबी में अपियर करने वाले थे, और मेरे को ओके। पता नहीं था, जब हम उतरे तब पता चला। ओके। तो फिर हम एक मंदिर में गए, वहां पे रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, ओमिया माता मंदिर। अगर कोई ओके। गांधीनगर जा रहा है, हम्म। अफोर्डेबल प्राइस के लिए जा रहा है, तो वहां जा सकता है। ठीक है। वहां पे आपको 250 रुपये में स्टे मिल जाएगा। तो हम रात भर वही रुके, दो हम्म। तीन घंटे की नींद ली, फिर सुबह वापस उठे, रेडी वेडी हुए और दौड़ के वहां पे एएफएसबी गए। ठीक तो है। वहां पे मैंने देखा सब एंट्री कर लिए, हम्म। कोई उबासी ले रहा है, कोई सर पे हाथ फेर रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे इन सब से रात को, पूरी रात को काम करवाया है और सुबह सुबह उठा दिया है। फिर हमें हॉल में बिठा दिया। एक हम्म। डीएसओ सर थे वहां पे, हम्म। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ग्रीट कर रहे थे सबको, और मैं हम्म। देख रहा था कुछ कैंडिडेट्स सो रहे हैं मेरे पीछे के साइड। तो ओके। मैंने कहा ये तो रिपीटर्स लोग, जनरली वो रिपीटर्स थे, उनको हम्म। इंस्ट्रक्शन पता थे, तो हम्म। वो सो रहे थे, तो उनकी हम्म। किसी किसी की नजर नहीं गई उनके ऊपर। ओके। तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद में पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, फिर हम्म। ब्रेकफास्ट होता है, फिर आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ओआईआर टेस्ट देना होता है। बिल्कुल। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हम्म। लोग बोलते हैं कि ओआईआर इतना मैटर नहीं करता है, हम्म। बट वोट आई पर्सनली फील कि एएफएसबी में मेरे को लगता है ज्यादा मैटर करता है। हम्म। मैंने काफी बच्चों को देखा है जो पीपीडीटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर अगर उनका ओआईआर थोड़ा खराब गया है, थोड़ा सा भी, तो हम्म। वो स्क्रीन आउट हो जा रहे हैं। ओके। तो किसी भी, मैं ये बोलूंगा कि एसएसबी में किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना, सब चीज के लिए सबका प्रिपेयर अपना करो। इम्पोर्टेंस, राइट। हाँ। तो ओआईआर में दो अलग अलग सेट होते हैं। तो हम्म। पहले हर सेट के पहले आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है 10 क्वेश्चंस की।
बिल्कुल। तो वो इजी होता है। कोई डिफिकल्ट वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। हम्म यूजुअली यूपीएससी और एफकेट वालों के लिए तो नहीं, क्योंकि वो हम्म पहले से एग्जाम क्लियर करके आए हैं। यूपीएससी हम्म वालों के लिए तो कुछ नहीं है वो। हम्म तो वो हो गया था हमारा दोनों। हम्म उसमें भी अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इंस्ट्रक्शन सारे सुनने हैं कि वो क्या बोल बिल्कुल। रहे हैं। इंस्ट्रक्शन हम्म बहुत मैटर करता है। चुप हम्म रहना है, बस इंस्ट्रक्शन सुनो वो बोल क्या रहे हैं। हम्म उसके बाद में हमें एक पिक्चर दिखाएगी, उस पे स्टोरी लिख दी। हम्म स्टोरी लिखने के बाद में हमें हॉल में बुलाया गया, ग्रुप में डिवाइड किया गया। 12 हम्म का ग्रुप एक बनाया था। हम्म और स्क्रीनिंग रेशियो काफी हाई था। जनरली यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स थे इसलिए ज्यादा हाई था। 70 में 70 का रिपोर्टिंग था, उसमें से 49 को स्क्रीन इन किया था। वाओ। और मेरे ग्रुप में ही लगभग 12 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 7 से 8 कैंडिडेट्स को स्क्रीन इन किया था। ओके। एक मिथ ये भी है कि हम्म आप ज्यादा बोलते हो तो आपको ज्यादा स्क्रीन इन करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा देखी जाती है। हम्म ऐसा नहीं है। कि अगर आपका ग्रुप अच्छा है, हम्म ग्रुप पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल। ग्रुप अच्छा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो हम्म स्क्रीनिंग हो सकता है कि पूरा ग्रुप ही हो राइट। जाए। लाइक मेरा ग्रुप था, काफी कोऑपरेटिव था, मतलब हम्म बातें कर रहा था। हम्म अ, और काफी मतलब मेल जोल था उन सबके बीच में, इसके कारण हम्म ज्यादा स्क्रीनिंग रहा था। बिल्कुल। रिपीटर्स काफी स्क्रीनिंग हुए थे, लगभग 30-35 के अराउंड रिपीटर्स स्क्रीनिंग हुए थे। तो इस तरीके ऑलराइट। से स्क्रीनिंग हुआ, फिर हमें ब्रेकफास्ट, फिर हमें लंच दिया, फिर हम जाके 3 बजे तक फ्री किया और 2-3 घंटे सोए, बोले वापस आना है 5:30। Ajay, we'll be talking about psychological test now because that consists of TAT, WAT, SRT, ST. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमारा परसेप्शन डिस्क्राइब होता है उन सारे टेस्ट के थ्रू। सो आपने कैसे परफॉर्म किया और क्या चीजें हैं जो जर्नली कैंडिडेट करते हैं या आपने इनिशियल टाइम पे गलतियां करी एंड देन यू इम्प्रूव्ड इट? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए, साइक टेस्ट हो गया चाहे पीपीटीटी हो जाओ, हम्म क्योंकि पीपीटीटी ऑलमोस्ट टेट टेट ही मान लो आप, उसमें बस आपका राइट। नरेशन होता है और डिस्कशन होता है। राइट। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट किसी सोर्स पे चले जाते हैं, या तो गूगल पे चले जाते हैं या यूट्यूब पे चले जाते हैं। हम्म किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। हम्म लाइक उनके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं करते हैं कि वो इस प्रोसीजर में पहले रह चुके हैं, या फिर उनका कितना नॉलेज है, कितनी बार रिकमेंड हो चुके हैं। राइट। और फिर वो लाइक उनको जो चीज सिखा दी जाती है वो सीख जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एकेडमी का एक, कि हम्म उनमें उसमें बता देते हैं कि ये लिमिटेड पिक्चर्स आएगी, इस हम्म पिक्चर को कैसे डील करना है। हम्म उनके मतलब दिमाग में घुसा देते हैं, कोई भी पिक्चर हो, आपको पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। आदमी मर रहा है, ड्रामा बना दो। आदमी ओके। डूब रहा है, ड्रामा बना दो। तो कि आपको पॉजिटिव ही बनाना है, नेगेटिव कभी बनाना ही नहीं है। राइट। तो पहले चेक कर लीजिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो मतलब उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो प्रोसीजर में रह चुके हैं, एक्सेसर है क्या है। हम्म उसके बाद में उनसे आप गाइडेंस लीजिए। बिल्कुल। जैसे मैं अब सबसे पहले टेट पे आता हूँ। हम्म टेट में आपको 11 स्टोरीज लिखनी होती है बैक टू बैक, और बिल्कुल। उसके बाद में एक ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है 12। हम्म तो स्टोरेज के लिए मैंने खुद से प्रिपेयर स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो हम्म मैं क्या करता था, एक स्टोरेज पहले मैं कुछ लिमिटेड स्टोरेज लेता था। ऐसा नहीं है कि मैं 12 स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर देता था। ओके। मैं सिर्फ 2-3 पिक्चर लेता था, उन पे स्टोरेज लिखता था। हम्म और हर उनको लिखने के बाद में मैं खुद से एनालाइज करता था कि मैंने कितने एक्शन डाले हैं, कहाँ पे मैं राइट। गलत कर रहा हूँ। हम्म लाइक इनिशियल में मैं लिखता था, मैं खुद देखता था, स्टोरीज लिख देता था, फिर पढ़ता था, अरे ये क्या लिख दिया है मैंने, क्या स्टोरी बना दी है। फिर हम्म मैं उनको इम्प्रूव करता था। हम्म फिर मेरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि एक स्टोरी पे अपन 2-3 स्टोरी लिखेंगे, ताकि ओके। अपना माइंड की नॉलेज और बढ़ेगी, अपने और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन स्टोरीज को। तो बिल्कुल। फिर मैंने 2-3 स्टोरीज लिखता था हर के ऊपर। फिर मैं आफ्पा गया। हम्म आफ्पा में मैंने जब सबसे पहले लिखा था, हम्म तो साइकोलॉजिस्ट अशोक सर थे। तो हम्म उन्होंने बोला कि उन्होंने हर स्टोरीज पे मेरे टिक मार रखा था, सिर्फ एक स्टोरीज पे लो लगा रखा था, लो लेवल आइडिया। और ओके। बाकी के 11 स्टोरेज पे टिक मार रखा था। हम्म और जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके किसी के 5 पे टिक था, किसी हम्म के 6 पे टिक था, किसी के राइट। 7 पे, किसी के 4 पे। हम्म तो मेरा काफी आया था। तो हम्म उन्होंने आते ही मेरे से एक चीज पूछी, हम्म रिपीटर हो तुम? हम्म मैंने कहा सर नहीं, रिपीटर नहीं हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। हम्म कि तुम्हारा तो बहुत सही जा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम्म सर कोई फीडबैक, आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं? कि नहीं, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जा रहा है वैसे जाने दो। तुम्हें मैं एक ही एडवाइस दूंगा, गूगल से फोटो सर्च करके स्टोरी मत लिखना। जो ओके। हम पिक्चर्स दे दें हम्म उन्हीं के ऊपर लिखो, वहां हम्म से मत लिखो, वरना तुम्हारा माइंडसेट खराब हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। गूगल पे आजकल लोग कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी हम्म स्टोरी डाल देते हैं, हम्म किसी को भी ब्लर करके स्टोरी बना देते हैं। हम्म और जो वहां पे आपके एसएसबी में चेक होता है, वो
लिमिटेड पिक्चर्स पे ही चेक होता है, उनको आइडियाज पते बिल्कुल। होते हैं, उन लिमिटेड आइडियाज पे ही आपको चेक करते हैं। और दूसरी चीज, टेट के लिए कभी भी पिक्चर को मतलब अलग तरीके से मत दिखाओ, जैसे कोई बच्चा डूब रहा है या फिर कोई एक्सीडेंट दिख रहा है, बिल्कुल। किसी की डेथ दिख रही है, एक्सेप्ट इट। राइट। अगर आप उसको ड्रामा बना रहे हो तो मतलब आप उस सिचुएशन में रह ही नहीं पा रहे हो, आप भाग रहे हो सिचुएशन से। बिल्कुल। तो आप सिचुएशन से भाग रहे हो तो फिर डिफेंस में कैसे रहोगे? तो जो पिक्चर दिखाई है वही स्टोरी लिखनी है। डेथ है तो डेथ ही बनाओ, बस आपका एंड पॉजिटिव होना चाहिए। पिक्चर कभी पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है, पर आपका जो एंड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट। हमेशा स्टोरी को जो चीज दिखाई गई है वही लिखनी है आपको, कुछ और नहीं लिखना है। अब मैं ओके। दूसरी चीज पे आता हूँ, जैसे ब्लैंक स्टोरी पे आता हूँ। पहले ब्लैंक बिल्कुल। स्टोरी पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, मत कह रहा हूँ रट के जाइए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं आपको लिखना होता है नेचुरली। राइट। पहला अपना एक्सपीरियंस लिखिए, जैसे मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिखा था, क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर लिखा था जो मैंने जीता था मेरे स्कूल ने। उस ठीक है। टाइम मैं कैप्टन था, तो खुद का एक्सपीरियंस लिखिए, पॉजिटिव स्टोरी लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे आप मास्टर, ये एक स्टोरी है जिसपे आप मास्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर आता है आपका वेट। वेट में मेरा, जैसे मैंने बताया था इनिशियल में, मेरा 30 हो रहा था। मैंने एसएसबी दिया, उसमें मेरा 60 हुआ था। वाह। वेट में आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। माइंड सेट ये बनाना पड़ेगा कि आपको पहली चीज तो कभी ऐसे किसी को एडवाइस नहीं देनी है, जैसे कि ऑनर हो गया, यू शुड ऑलवेज ऑनर दी एल्डर्स, तो ऐसा किसी को एडवाइस नहीं देनी है। नेचुरल सेंटेंस इन द सेंस कि आपको मोरल वैल्यू वाला सेंटेंस बनाना है, राइट। जिससे कि आपकी मोरल क्वालिटी या फिर खुद की सोच रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं केयरफुल का, तो जैसे केयरफुल ड्राइविंग अवॉइड एक्सीडेंट, ये ओके। आपका खुद का सोच है कि आप केयरफुली ड्राइव करोगे तो आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। बिल्कुल। तो खुद का नेचुरल लिखिए, कभी भी किसी का फॉलो मत कीजिए, किसी को पहली चीज ध्यान रखनी है, अवॉइड एडवाइस नहीं देनी है। दूसरी चीज, आपको खुद का सेंटेंस मोरल वैल्यू बेस्ड लिखना है। ओके। मोरल वैल्यू में आपको पॉइंट मिलेगा। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि अपने को सेंटेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कोई वर्ड रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो अपन उस वर्ड पे पर्टिकुलरली कोई करंट अफेयर्स का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बॉर्डर पे बना दिया, देर इज हैवी सेलिंग इन रिसेंट, एज पर द करंट अफेयर्स देर इज हैवी सेलिंग इन द रिसेंट ईयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो आप करंट अफेयर्स का राइट। बना सकते हैं, पर बात यह है कि उसमें आपको ना तो नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा। तो फायदा किधर है? मोरल वैल्यू का बनाओ। मैंने 60 से लगभग 59 सेंटेंस मोरल वैल्यू बेस्ड ही बनाए थे। तो ओके। अगर आप माइंडसेट बना लोगे ना तो फिर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और कुछ वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, जैसे अवॉइड हो गया, रिड्यूस हो गया, ये नेगेटिव के साथ यूज करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। राइट। जैसे लव ओवरकम्स हेट, ओवरकम यहाँ पे हेट को क्या बना दे रहा है? पॉजिटिव कर दे रहा पॉजिटिव बना दे रहा है। है। राइट। तो ये ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मास्टर हो जाएगी ये चीज भी। एसआरटी भी मैंने तब 37 के थे, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। ये मैंने 60 किए थे यहाँ पे, मेरे सारे 60 हो गए थे। ओके। और मेरा ऐसा सीन था कि मेरा एसआरटी हो गया था, मैंने बुकलेट बंद कर दी थी 3-4 मिनट पहले ही, और मैं इधर उधर देख रहा था, तो वहां पे वो सर थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, इसने बंद कैसे कर दी। फिर मेरा हो गया था कंप्लीट। तो ठीक है। एसआरटी में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, सबसे ज्यादा दिक्कत एसआरटी में होती है, बच्चों को पता नहीं होता है। उनको लाइक कोचिंग में भी बोला जाता है कि आपको पूरा आंसर लिखना है, पूरी सिचुएशन बतानी है, कैसे एक्शन लिए। पर ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरा पर्सनल जितना नॉलेज है कि आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आपको हर एक्शन शो करना पड़ेगा, जैसे कोई बच्चा डूब रहा है ठीक तो है। उसमें तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, टेकिंग आउट क्लोथ देन जंप्ड इनटू द रिवर, ग्रेब हर हेयर, टुक आउट, गेव सीपीआर एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स, इसमें तो राइट। आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पर लाइक ऐसी सिचुएशन आ गई, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड समवन इज हैरेसिंग योर सिस्टर, तो ऐसी सिचुएशन क्या करोगे? एक ही काम करोगे, पीट दोगे उसको। तो मैं सिंपली लिखता हूँ उसमें, आई विल बीट हिम एंड हैंड ओवर टू पुलिस। तो कितना छोटा हो गया ये। पर कुछ लोग क्या करते हैं, आई विल कन्फ्रंट हिम, आई विल टेल हिम नॉट टू डू दिस, देन आई विल इन्फॉर्म द राइट। पुलिस, राइट। देन आई विल इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। तो ये सब मत कीजिए, आपको बैलेंस करके चलना है। किसी में बड़ा लिखना होगा, किसी में छोटा लिखना होगा, तभी आप 60 एसआरटी कर सकते हो।
वरना आप 60 SRT नहीं कर सकते। और मैं और यही यही सोच रही थी मीनिंग है अजय इसका। कि तभी आप 60 कर पाए, और साथ साथ आपने 2-3 मिनट बचा भी लिए, क्योंकि यू हैव लाइक डायरेक्टली हाँ आपने चीज लिखी जो ऑन द पॉइंट लिखनी चाहिए थी। राइट, प्लीज। जी मैम। और उसके बाद में SD आता है। SD का आप घर से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। क्योंकि अपने को जब तक SSB नहीं देते हैं ना, ये रियल हम्म, बात है कि खुद का कुछ पता नहीं होता है। बिल्कुल। अपने बारे में कभी नहीं पता होता है कि फ्रेंड्स क्या हम्म, सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। SSB एक ऐसा प्रोसीजर है जो अपने को सब पता चल रहा मजबूर करता है जानने के लिए कि अपन क्या है। है। तो फ्रेंड से पूछिए, उनसे पूछिए, अपनी क्वालिटीज लिखिए। और हम्म, एक चीज, बच्चे क्या करते हैं, क्वालिटीज तो लिखते हैं पर अपनी वीकनेस कभी नहीं लिखते। आप right, वीकनेस नहीं लिख रहे हो तो मतलब आपको आपके बारे में नॉलेज ही नहीं पता है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको पूरा नहीं पता है। तो वीकनेस भी लिखिए। पर मैं मानता हूँ कि कोई बड़ी वीकनेस मत लिखिए। आप ओके। ऐसा मत लिखिए, लिख दीजिए कि मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मैं किसी का सर फोड़ देता हूँ, ओके। या फिर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। हम्म, छोटी वीकनेस लिखिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी खुद की वीकनेस बताता हूँ। हम्म, अ, मेरे को जैसे संडेज को जल्दी उठने में दिक्कत होती है। हम्म, तो मैं ये लिखा था, आई एम लिटिल लेजी ऑन संडेज इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। तो आप छोटी इश्यूज लिखिए, बड़ी इश्यूज मत लिखिए। और हम्म, लास्ट में एक आता है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। राइट। उसमें इसके सॉल्यूशन भी लिखिए कि जितनी भी आपकी वीकनेसेस है उनमें आप कर क्या रहे हो। जैसे मैं इसके लिए कर रहा हूँ, आई आस्क माई पेरेंट्स एंड इवन फ्रेंड्स टू मेक मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एज वेल एज आई ऑल्सो यूजेस मल्टीपल अलार्म्स दैट इज हेल्पिंग मी। तो ओके। आप सॉल्यूशन भी लिखिए। राइट, राइट। मैं जो जो चीजें आपसे बीच बीच में पूछने वाली थी वो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अभी मैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करूंगी। पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसी आई मीन ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ड्रिल भी करते हैं एंड सिचुएशन भी देते हैं, CIQs भी होते हैं, तो बहुत मिक्स एंड मैच, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया, एंड अगर सिचुएशंस दी हैं तो काइंडली शेयर, सो दैट जो ऑडियंस है उनको थोड़ा आइडिया लग सके। बिकॉज जिस तरह का आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस गया है, जिस तरह का आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट गया है, मैं एक्सपेक्टिंग कि काफी ड्रिलिंग इंटरव्यू तो होगा आपका। सो काइंडली शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा इंटरव्यू था, वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने लिया था, AFSB गांधीनगर बोर्ड के। इंटरव्यू आपका, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PIQ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे आपका पूरा इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये भी बोलूंगा मैं कि PIQ को आप प्रैक्टिस करके जाइए। PIQ की भी घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, उसको 3 से 4 बार फिल कीजिए। क्योंकि आपको बहुत सी चीज पता होती है जो आपको खुद को नहीं पता होती। आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके राइट। हॉबी क्या है। और आप ये भी भूल जाते हैं कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है कभी कभी। बिल्कुल। और मैं स्कूल में कहाँ कैप्टन रहा हूँ, किस चीज में पार्ट लिया है, तो वो सब कुछ वहाँ फिल करना होता है। आपको परसेंटेज भी फिल करने होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को परसेंटेज भी याद नहीं रहते हैं। राइट। तो वो सब फिल करके ले जाइए। पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लोकल इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पे आपका रेजिडेंसी कहाँ है, परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, प्रेजेंट क्या है, तो सब पूछते हैं। तो वो सब राइट। फिल करके प्रैक्टिस करके जाइए, फिर वहां पे जाइए। राइट। तो उसी के बेसिस पे मेरा इंटरव्यू था। जनरली वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और मेरा भी पर्सनल फीलिंग ही ज्यादा चला था, क्योंकि वो मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। लाइक, सबसे पहले तो उन्होंने नॉर्मल CIQ पूछे मेरे से। CIQ में क्या होता है, आपसे काफी सारे क्वेश्चन मर्ज करके पूछे जाते राइट। हैं। लाइक आपके स्टडीज के बारे में, पेरेंट्स के बारे में मर्ज करके पूछ लेंगे कि आप टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 10 टू अप टू नाउ, about your parents and their profession, राइट। and also tell me about your favorite subject and also about your favorite teacher, and the बिल्कुल। subject you don't like, why don't you like that। तो ऐसे करके मर्ज करके क्वेश्चन जाते हैं, तो वही पूछा गया था, वो मैंने बता दिया था। राइट। इसमें एक क्वालिटी चेक की जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो वो भी OLQs ही चेक करते हैं आपके, जैसे जैसे OLQs उनको मिलते हैं वो टिक करते जाते हैं। बिल्कुल। तो सेम चीज ही यहाँ पे होता है। उसके बाद में मेरे पर्सनल पे ज्यादा ग्रिल किया गया, लाइक मेरी क्वालिटीज के बारे में। एक चीज पे उन्होंने मेरे को बहुत ग्रिल किया। सबसे पहले पूछा कि टेल मी अबाउट 3 बैड क्वालिटीज दैट योर फ्रेंड डोंट लाइक अबाउट यू। ओके। फिर उन्होंने पूछा, टेल मी 3 बैड क्वालिटीज दैट योर मदर डोंट लाइक अबाउट यू। ओके। टेल मी 3 बैड क्वालिटीज दैट यू योरसेल्फ डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ। ओके। तो मैं ऐसे थोड़ा ऐसे वहां पे स्ट्रेस में आ गया कि मैं कितनी बैड क्वालिटीज बताऊं। इतनी बैड क्वालिटीज बता दूंगा तो फिर तो कोई कुछ रहेगा ही नहीं, आपको थोड़ा वहां पे ध्यान से बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि बैड क्वालिटीज इतनी तो मेरे को खुद को नहीं पता है, कहाँ से बोलूं। तो फिर मैंने क्या किया, 5 तो मैंने सोच ली थी। अ, इसमें भी आप ऐसी क्वालिटीज बताइए जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
बिल्कुल। कोई बड़ी मत बता दीजिएगा कि मैंने एक बार चोरी की थी, ये किया था, हम्म। वो किया था, बिल्कुल। या फिर मैं बाइक बहुत तेज चलाता हूँ, हम्म। या फिर मैं लाइफ में कैजुअल होता हूँ, ये सब मत बता हम्म। देना। हम्म। नॉर्मल बताओ, जैसे मैंने बताया कि समटाइम्स आई गेट एंग्री, हम्म। समटाइम्स आई ओवर थिंक्स अबाउट माई करियर, और राइट। एक मैंने बताया था कि समटाइम्स आई गेट लेजी इन गेटिंग अर्ली अप इन द मॉर्निंग। एक राइट। मैंने बताया था कि आफ्टर द लॉकडाउन आई एम गेटिंग टू यूज टू स्मार्टफोन, आई एम राइट। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीनिंग। तो हम्म। ये सब ऐसी क्वालिटीज बताइए जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बड़ी बिल्कुल। भी ना लगे। हम्म। तो यही सब मैंने बताया था। हम्म। तो फिर 5 क्वालिटीज तो बता दी थी, फिर मैं रिपीट करने लगा था। आप रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना आई डोंट हैव एनी अदर बैड क्वालिटी, बट ओके। कुछ तो होनी चाहिए। ऐसा हम्म। नहीं है कि आपकी एक भी बैड क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज था कि मेरे से पूछा गया, बहुत ही फनी इंसिडेंस था, मेरे से पूछा गया कि तुम स्पेयर टाइम में क्या करते हो। हम्म। तो मैंने बोला सर मैं यूट्यूब चलाता हूँ, हम्म। सोशल मीडिया तो मैं इतना यूज नहीं करता। तो हम्म। उन्होंने बोला कि ओके, यूट्यूब पे क्या देखते हो। हम्म। मैंने कहा सर एक कार्टून शो आता है पिंक हम्म। पैंथर, हम्म। वो देखता हूँ मैं। हम्म। तो उन्होंने बोला ओके यू वॉच पिंक पैंथर, ओके हम्म। यू माइट हैव हर्ड दी टोन एट द स्टार्टिंग, उसमें एक टोन आती है, म्यूजिक आता है। हम्म। तो मेरे से पूछा कि ओके टेल मी द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दैट टोन। तो ओके। मैं सोच रहा था मेरे को शो के राइटर का ही नाम नहीं पता है, कैरेक्टर्स के पूरे नाम नहीं पता है, ये कहाँ से बताऊं। हम्म। तो मैं लिटरली उस टाइम स्माइल कर दिया था, वो भी मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे। तो मैंने कहा सर नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू, राइट नाउ आई डोंट नो। ओके। तो ये एक फनी इंसिडेंट था। तो हम्म। इंटरव्यू में बेसिकली आपके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो घबराने हम्म। की जरूरत नहीं है। बस हम्म। खुद का पता होना चाहिए कि मेरी बैड क्वालिटीज क्या है, मेरी हम्म। अच्छी क्वालिटीज क्या राइट। है। लाइक वो आप सीडी सेंटर के लिए जा रहे हो, तो वो ये भी पूछेंगे कि आपने एनडीए क्यों नहीं दिया, दिया है हम्म। तो क्लियर क्यों नहीं कर पाए। तो बिल्कुल। सबके आंसर होने चाहिए। आपने ड्रॉप लिया तो ड्रॉप क्यों लिया है, क्या किया उस राइट। टाइम में। हम्म। आपके पास आंसर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं हम्म। होंगे, झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे, झूठ तो बिल्कुल। बोलना ही नहीं है। क्योंकि हम्म। झूठ बोला ना, उनको थोड़ा सा भी शक हुआ, तो हम्म। वो उसको घुमा के ऐसे पूछेंगे कि आपका सच निकल जाएगा। कभी ना कभी, कभी ना कभी वो पूछ ही लेंगे उस चीज को। बिल्कुल। जैसे मेरे से पूछा जा रहा था हम्म। कि तुम प्रॉब्लम में होते हो तो किसको अप्रोच करते हो। हम्म। तो मैंने बोल दिया मेरी सिस्टर को करता हूँ। हम्म। तो वो मेरे से इस पे बहुत ग्रिल कर रहे थे, अच्छा तुम्हारी मम्मी पापा से बनती नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा सर बनती है, पर मेरी बहन मेरे को ज्यादा समझती है, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ। ओके। अच्छा तो मतलब कभी मम्मी के पास जाते ही नहीं हूँ मैं, क्यों, ऐसा हम्म। नहीं है सर, जाता हूँ मैं कभी कभी। हम्म। अच्छा जाते हो तो, और भैया वगैरह उनका क्या सीन है। हम्म। तो मतलब वो ग्रिल करते हैं आपसे, अंदर इतने मतलब अच्छे से बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आप पे स्ट्रेस डालेंगे, कुछ डालेंगे, हंसते खेलते ही बात करेंगे, पर हम्म। सब निकलवा लेंगे आपसे। तो बिल्कुल। थोड़ा इतना भी उनसे वो नहीं हो जाना है कि आप बातों बातों में सब कुछ बता दो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो हम्म। वो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बिल्कुल। कॉन्शियस रहना है कि अपन क्या बोल रहे हैं और हम्म। क्या बोलना चाहिए। हम्म। तो ये चीज ध्यान रखनी है। जीके में इतना इशू नहीं आता हम्म। है, जीके का भी बच्चे डरते हैं। हम्म। फ्रेशर है तो आपका इशू नहीं आएगा, हम्म। रिपीटर में थोड़ा आ सकता है। बिल्कुल। मेरा तो इसलिए इश्यू आ गया था क्योंकि मेरी हॉबी जियो पॉलिटिक्स है। तो हम्म। उन्होंने मेरे से जियो पॉलिटिक्स के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया था। ओके। लाइक मैंने सोचा रशिया यूक्रेन का पूछेंगे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रेन डील क्या थी, हम्म। ग्रेन स्टील में क्या हुआ। हम्म। मेरे से कंट्रीज के प्रेसिडेंट के नाम पूछ लिए थे 3 4। हम्म। और इंडिया के प्रेसिडेंट, मैंने सोचा प्रेसिडेंट पूछेंगे, उन्होंने पूछ लिया कि कौन सी ट्राइब से है, और फर्स्ट हम्म। ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। राइट। तो अगर आपको जीके में आ भी नहीं रहा है ना, तो कोई हम्म। इश्यू नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। हम्म। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे जीके खराब गया तो मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस बिल्कुल। खुद का नॉलेज एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं मेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मेरे में हम्म। OLQs है ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल। एक अजय, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ बोलती है, जो आपने बोला ना, झूठ पकड़ लेते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपकी जैसे पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं या गर्लफ्रेंड रिलेटेड, या कई बार बहुत ट्रिक करके पूछने की कोशिश करते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सच क्वेश्चंस, सो दैट योर बॉडी लैंग्वेज डू नॉट रिवील अबाउट that maybe you're reacting sometime in that situation, so you can neutralize the effect, right? अभी जीटीओ के बारे में बात करते हैं अजय। जीटीओ के अंदर 9 टास्क होते हैं और सबका अपना इंपॉर्टेंस है। सो जीटीओ के रिगार्डिंग आपके की सजेशंस क्या होंगे, इफ आई आस्क यू? जीटीओ के लिए एक होता है आपका इनिशियल सीरीज, उसके बाद में कंफर्मेटरी होता है। जो हम्म। आपका मेन सीरीज होता है उसमें मैं बोलूंगा ज्यादा ध्यान दो, काफी ज्यादा फोकस करने हैं इसमें। ओके। कुछ टास्क होते हैं, जैसे आपका जीडी हो गया, हम्म। जीपी हो गया, आपका हम्म। पीजीटी हो गया, और हम्म। आपका जीओआर हो गया, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसमें राइट। आपको ज्यादा फोकस करना है। हम्म। और एक चीज ध्यान रखनी है
हम्म आपको ग्रुप के साथ बना के रखनी है। फर्स्ट डे आप जाते हो तो आपका हम्म जीडी लगभग थर्ड या थर्ड, जनरली थर्ड डे ही होता है, सेकंड डे हो सकता है, होता है बिल्कुल। कुछ बच्चों का। हम्म मेरा फोर्थ डे को था। हम्म तो आपको सबके साथ बना के रखनी है। हम्म मतलब आपको घुल मिलना है उनके साथ। जब तक बिल्कुल। घुल मिलोगे नहीं तब तक आप जीडी में ना तो वो आपकी तरफ ध्यान देंगे, हम्म आपको इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल। और अगर आप उनसे बातचीत करोगे कमरे में हम्म तो वो आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा नेचर है कि मैं घुल मिल जाता हूँ सबके साथ जल्दी से। तो हम्म हम सारे दोस्त बन गए थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। 8 कैंडिडेट्स, हम्म 8 कैंडिडेट्स थे हम सारे। राइट। तो उसके बाद में हमने डिसाइड कर लिया था हम्म कि कोई डोमिनेट नहीं करेगा, सबको हम्म बोलने का मौका देना है। जो बिल्कुल। जिसका नॉलेज होगा वो बढ़िया है। हम्म तो हमारा ग्रुप काफी कोऑपरेटिव था, हम्म सबको बोलने का मौका मिल रहा था, सब अपने पॉइंट रख रहे थे। राइट। मैंने एक मिस्टेक की थी, वो कभी मत करना। मैं सोचा था कि यूपी, यहाँ पे बच्चे आए हैं तो मेरा जियो पॉलिटिक्स हॉबी है, तो मैं उनको एज दे दूंगा इस चीज पे, जीडी वगैरह में मेरे को ज्यादा हम्म नॉलेज होगा। हम्म पर मैं भूल गया था वो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं वो सारे। तो राइट। ऐसा कभी मत करना, किसी को कम मत हाँकना। हम्म सबके पास नॉलेज होता है, अच्छा नॉलेज होता है, उनके पास मेरे से बेटर नॉलेज था। ओके। तो जीडी हमारा अच्छा गया था, एकदम स्मूथली गया था। हम्म जीडी में कभी फिश मार्केट मत बनाओ, हम्म मौका मिलेगा आपको। हम्म आपको वो 1 सेकेंड ढूंढना है जब आपको मौका मिलेगा। और वो हम्म एक एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि वो 1 सेकेंड मिलता कब है, का हमें तो कभी नहीं मिला। तो वो 1 सेकेंड तब मिलता है जैसे ही कोई लड़का बोल रहा है हम्म तो उसको उसकी लिपसिंग देखते रहो। हम्म और वो अबाउट टू एंड होगा, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि वो अबाउट टू एंड करने वाला है। हम्म जैसे ही वो लास्ट वर्ड बोलने वाला हो, लास्ट के 3 वर्ड्स, उसी हम्म टाइम आप स्टार्ट कर दो। राइट। वो बोलेगा 3 4 वर्ड, उसी के टाइम स्टार्ट कर दो उसी के साथ। तो हम्म आपको मौका मिल जाएगा। और बिल्कुल। अगर आप वेट करते रहे कि वो स्टॉप हो उसके बाद में मैं बोलूँ तो आपको कम चांस है, मिल जाता है पर कम चांस है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं हमारा जीटी गया था, अच्छा गया था। हम्म जीपी काफी अच्छा गया था, काफी हम्म स्मूथ गया था। इवन हम्म जीपी में मैं लीड करा था तो मैंने कॉमन स्टोरी भी, कॉमन सॉल्यूशन भी दिया था जीपी का। मेरे ओके। को चूज किया था ग्रुप ने। हम्म दिक्कत आती है पीजीटी और उसमें। हम्म जियो आर तो नॉर्मल है, एक्टिविटी में मानता हूँ, फन एक्टिविटी है, उसमें तो सब कुछ राइट। फन होता है। हम्म हमारे जीटीओ ने काफी मजे लिए थे हमारे खुद के। कैसे? लाइक हम पे पेनल्टी लगा रहे थे 5 सेकेंड हम्म की। हम्म हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे थे, हम्म 5 4 3 2। तो 3 3 4 4 बार लगा रहे थे उसी जगह। हम्म और हमने स्लोगन काफी लंबा ले लिया था। तो वहां पे दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ओके। तो जोर जोर से चिल्ला लिए स्टार्टिंग में, तो जोश जोश में फिर पूरे थक गए थे। तो और और के जीटीओ थे और ग्रुप के, वो बैठे थे। हमारे जीटीओ हमारे पास ही थे। मैंने कहा ये जीटीओ जाए, चुप तो हो थोड़ी देर, कुछ कर तो पाए, पर कुछ नहीं कर पाए। पूरे थक गए थे, लास्ट में जाके ऐसे हो गया था अब तो गिरने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं। तो ऐसा सीन था। पर ओके। पीजीटी बहुत मैटर करता है। हम्म एक्चुअली पीजीटी में क्या होता है, हम्म आपको लीड करना है। बिल्कुल। अब इसमें भी एक डाउट होता है कि अपन हम्म लीड कैसे करेंगे। हम्म लीड में भी बच्चों को काफी इश्यू होता है कि कोई चढ़ने नहीं देता है, कोई आगे आने नहीं देता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए इसके लिए एक टिप्स है मेरे पास, हम्म कि जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट टास्क ऑफ पीजीटी, हम्म वो जनरली ब्रिजिंग पे बेस्ड होता है। हम्म आपको कॉमन ब्रिज बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। हम्म तो एक काम करना है, जैसे ही टास्क स्टार्ट हो आप हम्म टेबल पे चढ़ जाओ। जो हम्म भी फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चढ़ जाओ। हम्म ठीक है, क्योंकि ब्रिजिंग सबको आता है, सबका आइडिया है वो, कोई बहुत कर लेगा। बेसिक है, पर आप बिल्कुल। आगे चढ़ जाओ, आप हम्म पहले चढ़ जाओ। ऐसे हम्म मत बोलो कि मेरे को ये दो वो दो, कुछ हम्म उठाना नहीं है। सबको उठाने दो और टीम वर्क को उठाने दो। उठाने बिल्कुल। का काम अपना नहीं, अपन लीडर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है। चढ़ जाओ। फिर हम्म बोलो उनको कि जेंटलमैन प्लीज पास द प्लैंक। तो वो उसको देना ही पड़ेगा, वो मना थोड़ी कर देगा राइट कि राइट। नहीं मैं प्लैंक नहीं दूंगा। हम्म वो देगा आपको प्लैंक, अगर उसको वेरी सिलेक्ट स्मार्ट। होना है तो वो देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप पहले चढ़ जाओ, उससे प्लैंक ले लो। हम्म और फिर आप ब्रिजिंग कर दो। पहले हम्म में आपने लीड कर लिया पूरा, सेकंड में बिल्कुल। भी आपको ट्राई करना। अब आपकी ग्रुप में एक इमेज बन जाएगी, आप लीड करोगे तो ग्रुप वाले बिल्कुल। देखने लगेंगे कि इस कैंडिडेट में दम है, इसके पास सॉल्यूशन है। हम्म तो ट्राई करो सेकंड में भी यही करो आप। हम्म सेकंड में भी फर्स्ट स्ट्रक्चर पे चले जाओ, या फर्स्ट 3 में तो आपको लीड करना ही है। हम्म 2 में लीड कर लिए, बस हो गया काम। राइट। पर रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 में लीड कर लिया तो आप लास्ट में रहो फिर। हम्म क्योंकि आपको इनिशिएटिव रखना है। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्टार्ट कर दें। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू स्टार्ट एंड टू सस्टेन टिल द एंड ऑफ द टास्क। आपको एग्जैक्ट। सस्टेन करना है। हम्म तो थर्ड ऑब्स्टेकल में भी आपको लीड करना है। हम्म लाइक आप स्टार्टिंग लीड नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग 3 में रहिए। हम्म सॉल्यूशन आ रहा है तो दीजिए।
इंडिया है तो ग्रुप के साथ आपको कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट कीजिए उनके साथ। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं लीड ही कर रहा था। स्टार्टिंग 2 में रह रहे थे हम, ज्यादा 2 ही यूज कर रहे थे। हम्म इस पीजीटी गया था। हम्म फिर एचजीटी होता है। एचजीटी में मैं मानता हूँ कंफर्मेटरी सीरीज होता है पर इम्पोर्टेंट होता है। तो राइट। एचजीटी में हाफ ग्रुप रहता है। अगर आपको मौका नहीं मिला है हम्म तो आप एचजीटी में लीड कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट कमांड टास्क? वहां पे तो डायरेक्टली आपकी लीडरशिप स्किल्स देखे जाते हैं। सो हाउ वाज योर कमांड हाँ टास्क? राइट। उससे पहले मैं एक टास्क और बताना चाहूंगा। लेक्चरेट, लेक्चरेट में काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि क्या राइट राइट बोलेंगे राइट। क्या नहीं बोलेंगे। इवन मैंने आपका में मेरे फ्रेंड्स को देखा था, वो क्या हम्म करते थे, हमें टॉपिक पहले बता दिया जाता था एक दिन, हम्म ताकि हमारी मेडिटेशन निकल सके बिल्कुल। बिफोर स्पीकिंग ग्रुप। हम्म तो वो क्या करते थे, पूरा टॉपिक लिख लेते थे, फिर उसको लर्न करते थे पूरे दिन। बिल्कुल। और मैं एक ऐसा कैंडिडेट था वहां पे हम्म जो मतलब एकदम चिल बैठा रहता था, कुछ नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था। हम्म तो वो मेरी तरफ देखते थे, बोलते थे तेरे को लेक्चरेट में कुछ बोलना नहीं है। मैंने कहा हम्म यार ऐसे लर्न करोगे तो हम्म आपका माइंड एक लिमिट रह जाएगा और आप यही बोलने की कोशिश करोगे और अटक जाओगे और फंबल करोगे। बिल्कुल। तो मैं कभी फंबल नहीं करता था, हम्म एकदम टू द पॉइंट होता था। तो हम्म वो उसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी वो फॉलो करने लगे थे। हम्म 2-3 लेक्चरेट किया फिर वो भी डायरेक्ट ही जाने लगे। हम्म तो इससे उनको काफी फायदा हुआ। तो मैं यही बोलूंगा, लेक्चरेट में बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। कभी बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करना है तो मिरर के आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको 3 मिनट कैसे बोलना है, कितना बोलना है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत मैटर करती है लेक्चरेट में। आपको डिवाइड एग्जैक्टली। करना है टॉपिक को, हम्म ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टॉपिक बोल दिया। हम्म तो ये इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। हम्म उसके बाद में हमारा हुआ था उसके बाद में हमारा सीटी आया हुआ था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। हम्म वो उतना मैटर नहीं करता है, बस आपको टास्क करने होते हैं। मेरे को नहीं लगता इतना करता है क्योंकि मैंने 6 ही बिल्कुल। ऑब्स्टेकल किए थे, 5 से 6 ऑब्स्टेकल। ठीक है। तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बस हम्म आपकी देखा जाता है कि करेज है आप में, करने की स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्योंकि हम्म ये चीजें आपको वहाँ पे एकेडमी में ट्रेन की कर दी जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद में आपका सीटी। सीटी एक ऐसा टास्क होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आप जीटीओ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके। क्योंकि सीटी में आपको इस तरीके से बुलाया जाता है कि जो हम्म सबसे वीक होता है उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा, और जो जीटीओ में जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया उसको सबसे लास्ट में बुलाया जाएगा। ओके। जीटीओ बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हम्म ऐसा ही होता है। ओके। एक्चुअली इसी नंबर सीरीज से वो बुलाते हैं, तो मेरे को सबसे लास्ट में बुलाया गया था। हम्म तो उसमें आपको काफी स्ट्रेस डालते हैं। जैसे मैंने ब्रीजिंग कर दी थी डायरेक्ट। हम्म उसके बाद में वो बोलते हैं कि तुम्हारे कोई और दूसरा सॉल्यूशन बताओ, वो भी मैंने हम्म बता दिया। फिर हम्म बोलते हैं कि तुम्हारा प्लैंक टूट गया, अब हम्म आगे बढ़ो, वो भी मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया था। फिर हम्म बोला कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये रेड हो गया है, तो भी हम्म मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया था। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप सॉल्यूशन बताओ, तो भी ओके। सॉल्यूशन निकल गया। फिर हम्म उन्होंने भेज दिया मेरे को। हम्म तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म जीटीए एक ऐसा है ऐसे में जिसमें आपको बहुत मजे आएंगे, आपको कुछ हम्म एक्टिविटी करने को मिल रही है। बिल्कुल वरना बिल्कुल। साइक में तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे। इंटरव्यू हम्म में भी आप इंटरेक्ट करने में उतना उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना जीटीओ हम्म में आएगा आपको एक्टिविटीज करने में। बिल्कुल। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टास्क ऑफ जीटीओ। सो अजय, अब कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। अब पहला कॉन्फ्रेंस था आपका जहाँ पे इतने सारे ऑफिसर्स, और आई कैन रिमेंबर माई एसएसबी, तो वहाँ पे क्या है, सब नीला नीला दिखता है। एंड वहाँ पे बोलते जाते प्रेसिडेंट को स्पॉट करना है, वो आपसे बात करेंगे, तो एक अलग सी ही नर्वसनेस रहती है, राइट? सो आपका कॉन्फ्रेंस कैसा गया, क्या क्वेश्चंस पूछे गए? एंड आफ्टर दैट ऑल्सो डिड यू एक्सपेक्टेड योर रिकमेंडेशन? बिकॉज रिटन तो हमारे हाथ में है कि हम समझ सकते हैं, पर एसएसपी इज समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल। बट आपकी जिस तरह से परफॉर्मेंस गई है, सो डिड यू एक्सपेक्टेड दैट रिकमेंडेशन एट दैट टाइम? जब मेरा कॉन्फ्रेंस आया तो हम्म हमें कॉल में बता दिया गया। तो जनरली क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स जिनका या तो डाउटफुल हो या रिकमेंडेशन वाले हो, हम्म तो उनका थोड़ा डिस्कशन चलता है, लाइक 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो मेरा राइट। एक दोस्त था जस्ट नंबर 10 और मेरा 11 था। तो हम्म उस 10 नंबर का जाने से पहले डिस्कशन होता है, एंट्री हम्म करने से पहले। तो वो मेरे पास बैठा था, उसका डिस्कशन चल रहा था 10 से 12 मिनट। हम्म तो मैंने सोचा ये तो इसका चांस काफी हाई है। हम्म तो वो चला गया। फिर हम्म मेरे को विद इन 1 मिनट बुला लिया, तो मैं डाउटफुल हो गया कि मेरे को निकाल दिया या लेंगे। ओके। तो फिर मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरे से जनरल क्वेश्चन पूछे, एकदम कुछ नहीं पूछा। हम्म सिचुएशन वगैरह कुछ नहीं थी। सिचुएशन वो उन्हीं को देते हैं जो हम्म डाउटफुल कैंडिडेट होते हैं। हम्म इवन इंटरव्यू में भी वो उन्हीं को सिचुएशन देते हैं जो डाउटफुल होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन सबको मिलती है। हम्म तो वहां पे मैं सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट को देखूंगा, वापस सबको देखूंगा। हम्म जैसे मैं एंटर किया बहुत सारे लोग बैठे थे। हम्म मतलब मैं देख ही नहीं पाया, सबके चेहरे नहीं देख पाया।
इवन मैं बिल्कुल। ये भी नहीं देखता है कि मेरे से क्वेश्चन किसने पूछा है। मैं ओके। मेरे को बोला गया था कि फ्लैग रखा होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं राइट। ढूंढता ही रह गया फ्लैग है कहाँ। तो ओके। फिर मेरे से पूछा कि हाउ वाज योर स्टे, मैंने कहा अच्छा है। तो फिर पूछा कि अच्छा तुमने पिछले एसएसबी के अलावा इसमें अच्छा और क्या किया है। तो मैंने बोला आई डिड नथिंग न्यू, आई ऑल्सो गॉट स्क्रीन इन लास्ट वन, द ओनली थिंग आई डिड इज दिस टाइम आई ब्रॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने बोला ओके थैंक यू मेरे को। तो मैं ओके। चला गया था फिर। देन। उसके बाद में कुछ आ रहे थे रिजल्ट सुनाने, उन्होंने राइट। सबके टेस्ट नंबर लिखे थे। तब मैं काफी एक्साइटेड था। ओके। सो देन दे वुड हैव टेकन योर नेम। सो जब आपने बताया तब तो आपको पता चल गया होगा कि आप रिकमेंडेड हैं, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब अपनी फैमिली को शेयर किया आपने ये न्यूज़? हाँ फोन, उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो फोन रात को जाके मिला, नौ ठीक बजे है। तक। ठीक ठीक। तो ऐसे मैं फैमिली में पहले ही बोल के आया था हम्म। कि अगर मेरा फोन का स्विच ऑफ हम्म। 4-5 बजे तक खुल गया तो समझ हम्म। लेना मेरा नहीं हुआ है। हम्म। अगर 6-7 बजे तक नहीं खुला तो हम्म। समझ लेना मेरा हो गया है। ओके। तो जैसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने यही बात बोली, हो गया ना। हाँ। मैंने कहा हाँ हो गया है। तो वो काफी खुश थे। हम्म। तो मतलब उनके आवाज में ही वो दिख रहा था कि वो काफी ज्यादा खुश थे। उनके राइट। पास मतलब कोई फीलिंग्स नहीं थी बोलने के लिए। हम्म। तो मैंने बोला कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सीपीएसएस तो होता नहीं है, सीपीएसएस माइसोर में होता है। तो हम्म। मैंने कहा मैं सुबह तक आ जाऊंगा, तो ठीक है ओके। जल्दी से आ जा जल्दी। ओके। अजय, एक मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल जब टेस्ट होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, स्पेशली जब आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, वो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो काफी सारे बच्चों को ना इतनी अवेयरनेस है नहीं कि किस तरह के मेडिकल क्राइटेरियाज है और किन किन बेसिक रीजंस की वजह से भी निकाल दिया जाता है। तो आप उनको भी थोड़ा डिस्कस करो कि टेम्परेरी रिजेक्शन या परमानेंट रिजेक्शन जो टीआर वगैरह मिल जाते हैं वो किन की सिचुएशंस की वजह से मिलते हैं। हाँ मेरा जैसे मेडिकल्स था वो फ्लाइंग के हम्म। लिए था, पायलट के लिए, हाँ हम्म। फाइटर के लिए। तो मेरा था आईएम बेंगलोर में था। हम्म। तो वहाँ पे मेरा नेक्स्ट मंडे को रिपोर्टिंग था, तो मैं ओके। मंडे को रिपोर्ट किया। टोटल 12 कैंडिडेट्स थे शायद। हम्म। 12 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किया। तो मैं आपको फिगर से ही बता देता हूँ कि मेडिकल में कितना रिजेक्शन होता है। हम्म। आउट ऑफ 12 एक कैंडिडेट नवल एकेडमी का था, मतलब ओके। सर्विंग था वो, पे जाना चाहता था परमानेंट कमीशन। हम्म। एक वो फिट हुआ और एक मेरा दोस्त था चेस नंबर 10 वो फिट हुआ, और सबको अनफिट किया गया था A to Z ओके। को। तो अनफिटनेस तो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हम्म। घबरा जाओ कि मैं कंप्लीटली हम्म। वहीं फिट हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जनरली फ्लाइंग के लिए तो मिलता ही है। तो हम्म। एयरफोर्स में बहुत ही आपका बहुत मतलब गहराई से चेक किया जाता है, हर चीज चेक की जाती है, टो टू हेड हर चीज चेक की जाती है, कोई चीज नहीं राइट। छोड़ते हैं वो। हम्म। तो जैसे मैं एयरफोर्स के फ्लाइंग का बताऊं, तो हम्म। आपके एक्सरे 7 लिए जाते हैं। हम्म। 7 टाइप ऑफ एक्सरे लिए जाते हैं। हम्म। और हर चीज की मतलब एक्सरे में हर चीज वो चेक कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, चेस्ट की हम्म। स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी बैकबोन की स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे बिल्कुल। बैकबोन में मैंने काफी कॉमन पॉइंट्स देखे थे। हम्म। काफी को टीआर मिला था। जैसे हम्म। एक तो स्कोलियोसिस का मिलता है, स्कोलियोसिस में आपकी बैकबोन थोड़ी टेढ़ी होती है, एथलीट की ओके। भी होती है वो, स्पोर्ट्स के हम्म। कारण भी हो जाती है। हम्म। किसी के नोट्स में दिक्कत थी, किसी और चीज में दिक्कत थी। मैंने तो ऐसे ऐसे पॉइंट सुने थे, कभी ना सुने ही नहीं थे मैंने वो पहले। तो राइट। ऐसे ऐसे आपको रिजेक्शन मिलते हैं। हम्म। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो एयरपोर्ट्स में आपका पीआर भी बना सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है बीटा थैलेसीमिया। ओके। बीटा थैलेसीमिया सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ एयरपोर्ट ही चेक करता है। अगर ओके। आप आर्मी का मेडिकल्स देने जाएंगे तो आपका ये चेक नहीं होगा। हम्म। पर अगर आप एयरफोर्स का देने जाते हैं तो ये हम्म। चेक होगा। हम्म। और अगर ये मिल गया, ये जेनेटिक होता है आपके ब्लड में दिक्कत, हम्म। अगर ये मिल गया तो आप कितना ही ट्राई कर लेना आपको पीआर ही मिलता है। हम्म। जैसे कि अपील मेडिकल बोर्ड में भी मैंने देखा, हम्म। एक लड़की थी और मेरे दोस्त भी है अभी। तो हम्म। उनको पीआर ही होता है, उन्होंने प्रेसिडेंट ने भी यही बोल दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, आप आरएमपी डालो तो डालो, आपके पैसे और टाइम वेस्ट होंगे, पर हम्म। आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। इवन ओके। डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया था। तो एक तो हम्म। बीटा थैलेसीमिया है। और हम्म। जैसे ईसीजी का है, ईसीजी में हम्म। भी काफी पॉइंट मिलते हैं, आपका थोड़ा अब नॉर्मल आ गया, ऊपर नीचे आ गया तो उसका राइट। भी काफी पॉइंट मिलता है। बीपी का भी मैंने देखा है काफी पॉइंट मिलता है, इवन बीपी का मेरे को मिला था, क्लियर हो गया था। तो ओके। हाइपरटेंशन थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो आपको हाइपरटेंशन का दे देते हैं। हम्म। पर आपका एएमबी में अच्छे से चेक होता है, क्योंकि एम्बुलेटरी बीपी चेक किया जाता है। हम्म। 24 आवर्स आपको बीपी का मशीन लगाया जाता है और उससे चेक किया जाता है। तो बिल्कुल। मेडिकल करवा लो, कोई भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये हो जाते हैं हम्म। सारे मेडिकल्स। इवन हम्म। मैंने भी करवाए थे एक बार। हम्म। तो 2,500 से 3,000 में हो जाते हैं। हम्म। तो आइज में लाइक आपका विजन चेक किया जाता है,
बिल्कुल। फिर आपका वो आइज के अंदर कोई इंजरी नहीं है या फिर कुछ और चीज नहीं है, वो भी चेक की जाती है डायलेशन करके। हम्म। फिर आपका लाइट डार्क रूम टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें आपका लाइट का चेक किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। तो हम्म। अगर ये जैसे पॉइंट हो गए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, डार्क रूम हम्म। टेस्ट हो गया, अगर इनमें पॉइंट मिल गया तो ये पीआर है, बिल्कुल। क्योंकि इनको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। हम्म। जो चीज करेक्ट की जा सकती है उसमें पीआर मिलता है। वैसे हम्म। मैं एक बात बता दूं, डिफेंस में अब पीआर और पीआर टर्म यूज नहीं की जाती है। हम्म। आपको नहीं बोला जाएगा कि आप परमानेंट रिजेक्टेड है या फिर टेम्परेरी रिजेक्टेड है, राइट। पर आप अब ऐसा बोला जाता है या तो फिट या अनफिट। तो राइट। आपको कोई पॉइंट होगा तो उसमें इतना ही बोला जाएगा कि आप अनफिट है, आप अपील कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मेडिकल्स मैं कहूँगा हर चीज करवा लीजिए। और एक अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें आपके किडनीज वगैरह देखी जाती है कि सही है या नहीं है, या बिल्कुल। फिर उनमें कोई किडनी स्टोन तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। हम्म। आइज में काफी टेस्ट बता दिए मैंने, सारे टेस्ट। हेयरिंग का भी काफी टेस्ट किए जाते हैं। एक हम्म। टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट, उसमें मेरे एक फ्रेंड को मिला था पॉइंट। हम्म। ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है कि आपके हेडफोन लगा दिया जाता है हम्म। और आपको एक स्टिक दे दी जाती है जिसपे एक बटन होता है। राइट। उसमें आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज दी जाएगी। हम्म। वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, आपको जब हम्म। जब सुनाई देता है तो आपको बटन दबाना पड़ेगा। दबाना। उसमें आपको काफी कंसंट्रेट करना पड़ता है तभी सुनाई देता है। बिल्कुल। तो वो हियरिंग टेस्ट होता है। और एक पीछे से मैडम भी बोलती है, वो भी एक टेस्ट होता है जिसमें हम्म। आपके कान पे एक पे पेपर लगा दिया जाता है। हम्म। इसमें भी अगर दिक्कत आ गई कान में उस टाइम, तो आपको पीआर हो सकता है ये, क्योंकि ये जल्दी राइट। से ठीक नहीं होता अगर ऑपरेशन भी करवाना हो तो। बिल्कुल। तो ये भी उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए पीआर हो सकता है। हम्म। तो आप इन सब चीजें मैं कह रहा हूँ कि एक बार वापस बाहर चेक करवा लीजिए। जैसे हम्म। ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, बेसिक। अल्ट्रासाउंड हो गया, बिल्कुल। हियरिंग टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, हम्म। ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट भी करवा के जाइए। हम्म। ब्लड टेस्ट में मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों के एनीमिया का पॉइंट मिला है, आपका ब्लड कम है। राइट। राइट। या इट एक ऑल्सो बिकम लड़की अ थी जिसको, मेजर फैक्टर। हाँ, उसको 2 पॉइंट मिले। एक मिला एनीमिया का हम्म। और एक मिला ओवरवेट का। तो ओके। वो मेरे को बोल रही थी कि मैं वेट कम करूं या ब्लड बढ़ाऊं, तो एक साथ कैसे करूं। राइट। तो उसने इस बार तो वेट का क्लियर किया है। अब हम्म। उसको आरएम भी मिला है, तो अब बोल रही है कि मैं वापस वजन बढ़ाऊंगी क्योंकि वेट का क्लियर हो चुका है। ओके। तो ऐसा भी इससे बेटर है कि आप पहले चेक करवा लो कि कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये चीजें मेंटेन की जा सकती है मेडिकेशन वगैरह से। तो बिल्कुल। आप उससे पहले प्री मेडिकल करवा लो। बिल्कुल। अजय, आई बिलीव वी हैव जस्ट कम टू एन एंड एंड हमने हर चीज को काफी डिटेल में किया और आई रियली बिलीव कि इट्स अ ट्रू ओपिनियन। मुझे लगता है काफी लोगों की इससे हेल्प होने वाली है। बट एक क्वेश्चन मैं जनरली पूछती हूँ, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ? क्योंकि जो सक्सीड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जर्नी डिस्कस करी जाती है, दे आर वेरी हैप्पी मोमेंट्स एंड वो सब चीजें डिस्कस करी जाती है। बट द पीपल हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ इट, दे आर प्रिपेयरिंग and maybe they have got screened out, conference out, maybe they are repeating over and over again, right? And they are watching this interview. Any message you want to give to the aspirants? एस्पिरेंट्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। मैं ये बोलूंगा कि कुछ चीजों में मैं बिलीव करता हूँ, और एक चीज है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि Mm-hmm. दोज हु वर्क हार्ड फॉर देयर गोल विद utmost सिंसियरिटी Mm-hmm. विल रीप देयर फ्रूट सूनर रादर देन लेटर। तो आप Mm-hmm. एकदम सिंसियरिटी से प्रिपेयर कीजिए। Mm-hmm. हर चीज जो मैंने बताई है उस पर फोकस कीजिए। हर बिल्कुल। चीज के लिए स्ट्रेटजी जरूरी होती है। आप Mm-hmm. डायरेक्ट मैदान में मत घुस जाइए, पहले Mm-hmm. उसको समझिए कि आप जिस चीज में जाना चाहते हैं उस चीज के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। बिल्कुल। लाइक मैं बता दूं, मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, एसएसबी देने आ रहे हैं, Mm-hmm. उनको एयरफोर्स का कुछ नहीं पता है, सिर्फ Mm-hmm. एयरफोर्स की स्पेलिंग पता है। तो Mm-hmm. आप जिस भी फील्ड में फील जा रहे कर हैं, जिस सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उसके बारे में पहले पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल। और एकदम कंसिस्टेंसी रखिए। Mm-hmm. गिव अप वर्ड हटा दीजिए, क्योंकि राइट। गिव अप है तो आप फिट ही नहीं है आर्म फोर्सेस के लिए। नेवर Mm-hmm. गिव अप रखिए। करते बिल्कुल। रहिए, बार बार करते रहिए। इवन आप मेरी जर्नी देख सकते हैं, मैंने Mm-hmm. एनडीए से स्टार्ट किया था और आज Mm-hmm. मेरा एयर 1 आया है। तो Mm-hmm. आप भी कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखिए, खुद पे Mm-hmm. बिलीव कीजिए। Mm-hmm. जो चीज पर, और खुद पे ये विश्वास कीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, आपकी Mm-hmm. स्ट्रेटेजी सही है। दूसरों Mm-hmm. की स्ट्रेटेजी के पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है। आप Mm-hmm. बस उनसे Right. गाइडेंस ले सकते हैं। खुद Mm-hmm. की स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। Right. Acha, thank you so much for joining me for this interview, and I wish you all the very best for the journey ahead because आगे की journey भी काफी थैंक यू challenging मैम। होने वाली है. And I'm glad that we did this session because मैंने आपको बहुत कम time span में approach किया and then we said let us do this interview, right? So Ajay, all the very best and thank you so much for joining me for this interview. थैंक यू मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.